आज का जो सिस्टम है पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट हो गया है, नीचे से ऊपर तक। घर वाले मेरे से नाराज रहते हैं कि आप अभी तक अपने जीवन में क्या। तो आरटीआई को भी लोग एक रोजगार बना लिए हैं। 10 रुपया का लगाए आवेदन, 100, 200, 500, 1000 जो भी मिल गया। सच्चाई है कि जो भ्रष्ट है, करप्ट है, वो पैसा दे रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ आवाज उठाते उठाते, लड़ते लड़ते वो कब अमीर बन जाते हैं किसी को मालूम नहीं होता। मेरे ऊपर 1, 2 नहीं कई FIR दर्ज की। क्या बात कर रहे हैं? कई FIR दर्ज हुए। मुझे निपटाने के लिए जा गाड़ी चढ़ा दे, गोली मरवा दे, अच्छा, मर्डर कर दे। तो आपकी इनकाउंटर की भी प्लानिंग पुलिस ने करी थी? बिल्कुल। अंबिकापुर का जो है ना जनपद पंचायत का कुर्सी, वो विक्रम बेताल का सिंहासन 32 सुने होंगे, उसी टाइप का। उस पर जो सबसे ज्यादा करप्ट रहेगा वही बैठ के टिक पाएगा, सब टिक भी नहीं पाएगा। नगर निगम जो है सिर्फ भ्रष्टाचार के, वो नगर पालिक निगम नहीं है, भ्रष्टाचार पालिक निगम है। पूरा भ्रष्टाचार पालिक हजम कर दे। अच्छा, निगम नहीं, हजम है कि अभी तक सैकड़ों किसी लोग झोपड़ी गिरा देंगे, ठेला उठा के ले जाएंगे, लगातार कार्रवाई बिना कोई आदेश, बिना कोई नियम के। लेकिन जो रसूखदार लोग हैं, माफिया लोग हैं, उनके आगे नतमस्तक हैं। देखने से ऐसा लगता है कि निगम प्रशासन आम नागरिकों के लिए सिर्फ उनकी गुलाम है जो भ्रष्टाचार करने में महारत हासिल रखता हो। उसका स्थानांतरण नीति लागू नहीं होता, वो चुपचाप पड़े रहेगा। सत्ता चेंज हो जाएगा, सरकार चेंज हो जाएगा, लेकिन वो यथावत रहेगा, क्योंकि वो कलछुल या वो चम्मच है जो आएगा उसको खाने के काम आता है। इसलिए इनको टिका कर रखा जाता है। हाँ, बहुत अच्छा मुद्दा लाया आप तो। कहाँ से खोज के आप लोग, वास्तव में आप तो पाताल से निकाल के ले लाए। नाम भी आपका पाताल लोग हैं। गजब। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ जितेंद्र बिंदु और आप देख रहे हैं पाताल लोग। आज हमारे साथ हैं अंबिकापुर के चर्चित वकील और भ्रष्टाचार के खिलाफ जानी मानी आवाज अभय नारायण पांडे जी। आरटीआई कार्यकर्ता के रूप में नगर निगम, जनपद पंचायत से लेकर आत्मानंद के स्कूलों तक भ्रष्टाचार उजागर करने वाले योद्धा से जानेंगे उनकी यात्रा, संघर्ष, FIR के मामले और भविष्य की योजनाओं को। तो सर, स्वागत है आपका हमारे। जी, धन्यवाद सर। सबसे पहले शुरुआती जीवन की हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो शुरुआती जीवन आपका था, आप कहाँ जन्म लिए, आपने वकालत की पढ़ाई कहाँ करी, कैसे करी, किन परिस्थितियों में आपका बचपन बीता, संक्षेप में बताएं। जी सर, प्रथम तो अभी आप जो संबोधित किए हमें, तो मैं ये बता दूं, मैं विधि व्यवसायी नहीं हूँ। अच्छा, यानी अधिवक्ता नहीं हूँ जो बाकी लोगों का भी केस लड़ूँ। अपना केस मैं लड़ता हूँ। और बहुत अच्छी आप पूछे कि अभी तक मेरे से कुछ कोई पूछे भी नहीं और लोगों की जिज्ञासा भी होती है। तो देखिए, मैं पूरी अपनी कहानी बता दूँ, हिस्ट्री हमारे ख़ानदानों की। हम लोग मूलतः जो भी हैं बाहर के ही लोग थे, यूपी के ही लोग थे यहाँ। और औरंगजेब के ज़माने में जब आक्रमण हुआ था, उस समय हमारे पूर्वज लोग बहुत लोगों के पलायन किए। तो हम लोग अयोध्या नंदुला ग्राम के रहवासी थे। अच्छा। वहाँ से जब उस समय बिहार कहा जाता था, अब तो झारखंड हो गया, पलामू जिला में हम लोग आए। और अंबिकापुर में भी हमारे बाबा आए थे। उस समय मध्य प्रदेश था, सरगुजा जिला था, जो आज भी है और आज छत्तीसगढ़ है। तो लगभग 1900 ईस्वी में वो आए थे और काफ़ी 400-500 एकड़ से भी अधिक हमारी ज़मीन दर्जनों गाँव में थी। अच्छा। अंबिकापुर के सिलसिला में भी गाँव में बहुत ज़मीन थी। और हमारी पढ़ाई लिखाई झारखंड के ही JLA कॉलेज डाल्टनगंज में हुआ। बाकी मैं शुरू से ही कहीं से कोई प्रशिक्षण नहीं मिला था, लेकिन मेरे को एक जनवादी, हर आदमी तो लगता था कि हर आदमी अगर कहीं हुआ किसी के साथ भेदभाव, तो मेरे को लगता है वो भी इंसान, मैं भी इंसान में भेद कैसा। तो शुरू से ही मेरे मन में ये विचार आता था। और अत्याचार अन्याय के खिलाफ मैं 10-12 साल 14 साल मतलब अपने घर में अगर कोई काम कर रहा है ना, उसके साथ कोई बदसलूकी किया तो भी मैं वहाँ से विरोध शुरू कर देता था। तो ये कहिए पूर्व जन्म का ही मेरा एक संस्कार था। कोई नया गुरु मेरे को नहीं था। बाकी इधर अमरनाथ पांडे जी एक बार मिले तो जन नहीं कहते हैं कि दीपक जलते रहता तो उसमें ईंधन डालने का काम किए। वो भी बताया कि नहीं, बहुत अच्छी आपकी विचारधाराएँ हैं। तो यही सफ़र हुआ मेरा शुरू। और आज उम्र के 67वें पड़ाव में हूँ मैं।
मतलब 67 वर्ष हो गया है जी जी। और आज आपसे मुलाकात हुई है। जी सर, आमतौर पर ये धारणा है कि वकील लोग जो होते हैं पहले अपना मुनाफा देखते हैं, जी जब उसमें मुनाफा है तब वो केस लेते हैं, लेकिन आप जनहित के मुद्दों पे ज़्यादा सक्रिय पाए जाते हैं। उसमें कैसे कर पाते हैं आप? जी, ये मैं पहले क्लियर कर प्रेरणा दिया। मतलब कैसे मिला ये सब? चूँकि मुझे न्याय पर, सत्य पर भरोसा है, और आज का जो सिस्टम है पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट हो गया है नीचे से ऊपर तक। सिर्फ कुछ बचा हुआ है, देखिए लोगों में विद्रोह हो जाता है, अभी तक नहीं होने का कारण है कि भारत अपना देश जो है, इतनी भाषाएं हैं, इतने लोग और अलग अलग जातियों में सब में बटे हुए हैं कि जैसे श्रीलंका में या बांग्लादेश में हुआ वैसा तो बहुत पहले यहाँ भी हो जाता है, लेकिन मात्र फूट डालो, राजनीति करो, राज करो के हिसाब से चल रहा है। और आज भी जुडिशियरी में देखिए कुछ न कहीं ईमानदारी बचा हुआ है, जिस कारण लोगों को आशा रहता है कि मुझे न्याय मिलेगी। बाकी तो पूरा सिस्टम जो है करप्ट हो चुका है। सर, भ्रष्टाचार को उजागर करना, इसमें ना कोई आर्थिक लाभ ना मिलता नहीं है, तो इसमें आपको क्या फ़ायदा है? और जीवन चलाने के लिए आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, तो इसको कैसे आप मैनेज करते हैं? ये मुख्य स्रोत क्या है आपका आर्थिक आय का? देखिए, मुख्य स्रोत मेरा है जैसे अपना कृषि। हम पूर्व में ही, शुरू में ही आपको बताया कि हम लोग का करीब यहाँ 500 एकड़ जमीन था, 500 से ऊपर, लेकिन वर्तमान में 30-40 एकड़ जमीन बचा हुआ है। उसमें भी हम लोग 4-5 भाई हैं, वो भी यहाँ नहीं है, बलरामपुर जिला के शंकरगढ़ डिपाड़ी गांव जो है पुरातत्व स्थल, वहाँ है, और सरायडी गांव में मेरा ज़मीन है। तो हम लोग का मुख्य वही है। बाकी तो हम लोग ना उतने बड़े माफिया हैं, ना रईस हैं, ना पैसे वाले हैं, ना रसूखदार हैं, और ना किसी की चाटुकारिता करते हैं। ईमानदारी के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और बच्चे लोग मेहनत मजदूरी तक करने में हमको कोई संकोच नहीं आता कि हम क्या काम कर रहे हैं। और रहा जे कोर्ट कचहरी में हम लोग किसी के साथ ना तो उनको गलत झांसा देते हैं। अगर हम कोर्ट में लड़ भी रहे हैं तो अपना पैसा लगा के लड़ रहे हैं। मेरे से तो अब जो बोले, घर वाले मेरे से नाराज रहते हैं कि आप अभी तक अपने जीवन में क्या किए। बहुत लोग, क्योंकि जो देख के ही लोगों को लगता है कि बाकी लोग तो बहुत आगे बढ़ गए। अब जैसे भ्रष्टाचार के लिए आरटीआई लगाना, आज के ज़माना में आरटीआई इतना बदनाम हो चुका है। आरटीआई को मतलब जो भी कानून बनता तो बहुत अच्छे के लिए है, उसका दुरुपयोग से होना शुरू है। कानून जो भी बना है सब सही है, लेकिन उसका दुरुपयोग होता है। तो आरटीआई को भी लोग एक रोजगार बना लिए हैं। 10 रुपया का लगाए आवेदन, 100, 200, 500, 1000 जो भी मिल गया, बढ़िया मिल गया तो कहीं लाख 2 लाख भी हाथ मार लिए। तो लोग धंधा बना लिए, उनका भ्रष्टाचार से खास वास्ता नहीं रहता, और ले देकर निपटा लेते हैं। तो ऐसे आरटीआई एक्टिविस्ट हमेशा बदनाम, मैं देखता हूँ मीडिया में भी कई बार कुछ लोगों का नाम आता है, नाम लेना उचित नहीं रहेगा जी। तो आरटीआई एक्टिविस्ट जो इस तरह के लोग हैं, जो कि जिस पे ऐसा हमेशा शक रहता है कि ये पैसों का लेन देन करते हैं, तो उनके लिए क्या कानून में भी कोई प्रावधान नहीं है क्या कि उनके ऊपर दबाव बनाया जाए कि आप ये गलत कर रहे हैं, ऐसा कुछ? देखिए, नैतिकता और ईमानदारी की बात जिसके पास रहेगा वही करेगा। सच्चाई है कि जो भ्रष्ट है, करप्ट है, वो पैसा दे रहे हैं, और दूसरे को उससे मतलब क्या है? सही बोल रहे हैं। दूसरे लोग सोचते हैं कि हम उसमें क्यों मिलने जाए, हमारा तो कुछ लिया नहीं है। तो ये बात तभी उठता जब नैतिकता की बात रहती, कहीं ईमानदारी की बात रहती, तो लोग उससे पूछते। लोग इसलिए पूछते नहीं, चलो वो अपना काम कर रहा है, वो जो कर रहा है। सबसे बड़ी बात आप देखे होंगे, जो समाज सेवी लोग कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, या आरटीआई वाले, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ आवाज़ उठाते उठाते, लड़ते लड़ते वो कब अमीर बन जाते हैं किसी को मालूम नहीं होता। लड़ते तो गरीब के लिए हैं, लेकिन वो अमीर हो जाते हैं। और उनसे पूछिए तो कोई भी आय का साधन नहीं है। अब जैसे एनजीओ लोग जो हैं, समाज सेवी हैं, उनको कोई वेतन नहीं मिलता। अंबिकापुर में सैकड़ों एनजीओ होंगे, लेकिन एनजीओ सभी वो सब हाशिए पर हैं। और जो बेईमान लोग हैं उनकी सब जगह पूछ पहुँच है। और उनको देखिएगा कि 5 साल पहले कुछ नहीं था, तो आज फॉर्चूनर गाड़ी में, और यहाँ से लेकर रायपुर, बिलासपुर, सब जगह रिसोर्ट उनका बना हुआ है। फॉर्चूनर गाड़ी में घूम रहे हैं, बच्चे लोग उनके बहुत हाई लेवल का शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अब उठाना चाहिए आवाज़ लोगों को, लेकिन कोई उठाता नहीं। अब अकेले दम पर बताइए, मैं कोई भी आदमी क्या करेगा, थक जाता है। थक जाता है। सर, आपके ऊपर कभी किसी प्रकार का
FIR दर्ज हुआ है क्या? जी मेरे ऊपर। अच्छा, लेकिन एक- अगर हुआ है FIR दर्ज तो उसके घटने के बारे में संक्षिप्त में जरूर जी बताइए। जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आप। मेरे ऊपर एक दो नहीं कई FIR दर्ज क्या किए, बात कर रहे हैं? कई? कई FIR दर्ज हुए, और फर्जी FIR, हाँ। मतलब मेरा मुंह बंद करने के लिए। अभी सिर्फ FIR की बात की है, मेरे को FIR के अलावा मुझे निपटाने के लिए या गाड़ी चढ़ा दें, गोली मरवा दें, अच्छा। मर्डर कर दे। हाँ। अब ये सब माफिया लोग, भ्रष्टाचारी लोग, जिनके खिलाफ मैं आवाज़ उठाता था। जी जी। अब आवाज़ उठाने के बाद मेरी एक आदत है, मैं मैनेज नहीं होता हूँ, मैं समझौता नहीं करता, मैं धंधा नहीं करता। तो उनको है कि ये तो मानेगा नहीं, उनको भी मालूम हो गया, 2 4 10 के बाद मालूम हो गया कि समझौता नहीं करता, इससे अच्छा इसको निपटा दो। तो मेरे विरुद्ध, वैसे मैं अभी तो FIR की बात की है, FIR तो कई था, 8 10 होगा, 15 होगा, और सब फर्जी था। 2 मामले में मैं जेल भी गया था। क्या मामला था सर? एक मामला 2003 में था, जो सड़कें इतनी खराब थी कि बस की तो बात छोड़िए, वो साइकिल बस जैसे ट्रक चल रही है, पैदल लोग उससे आगे निकल जाते थे। रोड बहुत खराब था, राजपुर से कुसमी तक। तो वो तो अभी भी बाक्साइड- खराब ही है। जी जी जी, बैकसाइड वाला। अभी तो राजपुर से उधर ठीक हो गया, अभी राजपुर इधर हो, यहाँ से अंबिकापुर से रामानुजगंज तक, यहाँ से अंबिकापुर सरमाइन तो खराब ही है। बहुत खराब है। तो उस समय हम आंदोलन किए, उस समय लरंग साइज भी थे, वो भी आए हमारे आंदोलन में, बैठे नदी किनारे। हालांकि उनको फटकार लगाया गया बाद में, कि वो लोगों को कि वो कर रहे थे, तो भैया इतने बड़े पार्टी के नेता, आप मंत्री होते हुए आप क्यों जाके उसमें बैठे, हमारा थोड़े था। तो उसमें मेरे को देखिए, हिंडाल्को कंपनी, वो भी मैनेज करना, मैं मैनेज नहीं हुआ। तो पुलिस के बड़े अधिकारी आए और जबरन मुझे, जबकि हड़ताल में हमने सड़क जाम नहीं किया था, अच्छा अच्छा। स्वयं से करीब 1000-1200 ट्रक वाले खुद से खड़ा किए, और यह था कि करीब 1000 पुलिस वहाँ पहुँच चुके, कई डग्गा पहुँचा था। तो बहुत सफल था मेरा आंदोलन, और किसी को डिस्टर्ब नहीं था। बोले कि सब बहुत परेशान हैं हम, लेकिन अब कंपनी के दबाव में, पैसा वालों के दबाव में आए। पुलिस वाले बोले नहीं, हम तो FIR दर्ज करेंगे। तो मैं कहा ठीक है भैया कर लो, उठा के ले आया शंकरगढ़, बंद कर दिया, अंबिकापुर जेल में रहा। हालांकि तीसरा दिन मैं छूट गया, तो वो मेरे ऊपर हुआ। और 2005 अच्छा, ये जो शंकरगढ़ का CEO था, उसके द्वारा भी आप पे कोई FIR हुआ था, ये अरे, मामला वही है क्या? काफी जानकारी आप रखते नहीं, ये तो हड़ताल का था। अच्छा, ये 2005 की घटना है। ओके। एक वेटनरी के थे CEO, उनका नाम था अजमेर सिंह, डॉक्टर अजमेर सिंह, वेटनरी के डॉक्टर थे। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, आजकल का अधिकारी पद पर बैठने का मेरिट होता है सिर्फ भ्रष्टाचार। जो करप्शन में जितना ज़्यादा आगे रहेगा, उसे अच्छे पद पर बैठा दिया जाता है, मालदार पद पर। मतलब तिजोरी का चाबी बना लेते हैं उसको, तिजोरी का चाबी खोलो कि जो भी खाएंगे, जाना तो उसी को अगर जाएगा तो उनमें वही विशेषता थी, महारत हासिल थी भ्रष्टाचार करने की। करोड़ों रुपया उन्होंने बिना कुछ काम किए, ट्राइबल विभाग से, सोसाइटी का, ये सब में बहुत गड़बड़ी किया। हमने उनके खिलाफ लगाया। तो ये सब किए क्या कि अजमेर सिंह से थाना में बुला करके, उस समय देखिए चर्चित SP थे कल्लूरी साहब, और ये सब नेता लोगों का भी फोन गया था। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो खुद लिख करके दिया, कि मैं कोर्ट में लिख के दिया कि मुझे, मैं पांडे जी के खिलाफ सफ़ेद पोश और बड़े नेताओं के कहने के कारण झूठा रिपोर्ट किया हूँ। ये उसका एफिडेविट आज भी मेरे पास पड़ा हुआ है। अच्छा, वो बाद में एफिडेविट दिए थे? एफिडेविट दिया, मेरे साथ ऐसा हुआ। तो वो अभी एफिडेविट आपके पास उपलब्ध है? हाँ है मेरे पास। नहीं, अभी तो नहीं लाया हूँ मैं। अच्छा अच्छा, मतलब अभी हाँ हाँ, मेरे पास है वो। वाह। तो इसके बाद भी देखिए दबाव, और मतलब उतना के बाद जब फर्जी एक शिकायत पर मेरे विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है, मैं जेल जा सकता हूँ, और स्वयं से एक अधिकारी होते हुए बता रहा है कि नहीं, मैं सफ़ेद पोस्ट लोगों के दबाव में, बड़े अधिकारियों के दबाव में झूठा केस मेरे से कराया गया था, फिर भी उस पर कुछ नहीं हुआ। हालांकि ये बात अलग है कि 22-23 दिन में उस समय देखिए जेल में रहा, और 1 साल के अंदर केस समाप्त हो गया। उसमें लिखा गया कि झूठा फैसला, यही आया जजमेंट, की झूठा रिपोर्ट किया गया था इनके खिलाफ। अच्छा, आप अक्सर देखते होंगे प्रभावशील लोगों के खिलाफ अपना काफ़ी मुखर रहते हैं, उनके मुद्दे उठा देते हैं, तो आपको कभी जान का खतरा जैसा कोई महसूस नहीं हुआ क्या? देखिए, जान का खतरा तो अब मैं एकदम आपको बताऊं, और हर आदमी को ये मानना चाहिए, और मैं उसको आत्मसात करता हूं। जो भी आदमी जन्म लिया है,
देखिए सत्य एक ही है कि मौत ही सच है, मौत तो होना है। तो मौत जब एक बार होना है और उसको कभी कोई टाल नहीं सकता, होगा एक बार, तो उससे अगर डर के कोई जी रहा है तो रोज मर रहा है। मरना एक बार है तो मैं तो चाहता हूँ अगर मरना होगा एक बार मर जाएंगे, उसके लिए डरना क्या। तो ऐसा कोई घटना याद आता है क्या कि आपके कई बार हुआ, देखिए मेरे को तो कई बार काउंटर तक करने के लिए उठा लिया। एनकाउंटर की बात जी जी, पुलिस वाले। और तो आपकी इनकाउंटर की भी प्लानिंग पुलिस ने करी बिल्कुल थी? बिल्कुल बिल्कुल। और इसके खिलाफ देखिए मैंने माननीय हाई कोर्ट में गया था, उच्च न्यायालय में खुद से मैं चीफ जस्टिस महोदय को अपना पक्ष सुनाया कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा होने वाला है। तो उन्होंने माना और मेरा याचिका क्रमांक 504/2006 था, जिसमें सरगुजा आईजी महोदय को आदेशित किया गया कि इन्हें पर्याप्त सुरक्षा आप उपलब्ध कराइए। मेरे को पर्याप्त सुरक्षा भी सशस्त्र सुरक्षा उपलब्ध कराई गई थी। अच्छा। जो 2006 से लेके 2016 तक मेरे पास था ये। ओके। और उसमें कोई समय का बाउंड नहीं था, लेकिन 2016 में भी बस वही बगैर उच्च न्यायालय के आदेश के मेरा सुरक्षा हटा दिया गया एक साजिश के तहत। मैं भी कहा हो गया, हट गया तो कोई बात नहीं। अरे जब मरना होगा मर जाए, कोई देखिए किसी को बचा नहीं सकता। जब इंदिरा गांधी की इतनी सुरक्षा में वो नहीं बच सकी खुद, तो मैं कहा इससे कोई, मैं उसके पीछे नहीं पड़ा। मैं कहा जो होना होगा होगा। साजिश करता लोगों की बात बता रहा हूँ कि उन लोगों को लगता था कि अभी हैं तो मैं इनको फंसा नहीं सकता। तो लोग क्या सोचते हैं, गंभीर से गंभीर अपराध, जैसे मान लीजिए 376 का मुकदमा लगा दे और कुछ लगा दे, पुलिस नहीं रहेगा तो हमारा झूठा आज भी देखिए हो ही रहा है। तो उससे मेरा सेफ्टी सिर्फ यही था, मेरा जान के उतना, कम से कम आप ही का पुलिस मेरे साथ है तो आप मेरे ऊपर कैसे ब्लेम लगाओगे। बिल्कुल। हम उस समय कहाँ थे, लेकिन वो भी हटा दिया गया। तो काफ़ी मेरा संघर्षमय है, तो सुने होंगे या देखेंगे तो आप सुनिएगा तो बहुत एक से एक मेरे कहानियां हैं। अच्छा खैर, इसमें एक आगे बढ़ते हैं। आत्मानंद केशवपुर में आपने जिस भ्रष्टाचार का खुलासा किया था वो एक्चुअली क्या था और उसका अभी क्या स्थिति है? अरे मैं क्या बताऊं, बहुत अच्छा मुद्दा लाए आप तो। कहाँ से खोज के आप लोग, वास्तव में आप तो पाताल से निकाल के ले लाए, नाम भी है आपका पाताल लोग हैं। गजब। वो कब्र में गाड़ दिया गया है जिसको आप बता रहे हैं। हाँ। देखिए है डीएमएफ योजना से 1,32,00,000 रुपए, हालांकि यहाँ तो अरबों रुपए डकार लिए गए हैं, लेकिन चूंकि मैं उसमें बात करूंगा जो दस्तावेज मेरे पास है, तो 1,32,00,000 रुपए से आज स्वामी आत्मानंद केशवपुर महाविद्यालय कॉलेज का ये उसका उन्नयन का काम हुआ है सिर्फ। अच्छा। निर्माण तो पहले हो चुका, ये उन्नयन के नाम पर इतनी राशि निकाल ली गई और उसमें इतनी, वो सारा चीज प्रूफ हो गया। तो उसमें किया क्या, कुछ भी नहीं किया गया था, नाम मात्र की कागजी खाना पूर्ति करके पूरा पैसा निकाल लिया गया। और ये भी प्रूफ हो गया, देखिए जिला कलेक्टर कार्यालय से या खनिज शाखा कलेक्टर कार्यालय से निर्माण एजेंसी बनाया गया ग्राम पंचायत को। अच्छा अच्छा। लेकिन उसका क्रियान्वयन एजेंसी तो यही रहेंगे जनपद पंचायत। जनपद पंचायत के सीईओ जो हैं बहुत महान करप्ट आदमी थे बेचारे, बहुत बड़े महान हैं। और वैसे अंबिकापुर का जो है ना जनपद पंचायत का कुर्सी, वो विक्रम बेताल का सिंहासन 32 सुने होंगे, उसी टाइप का, उस पर जो सबसे ज्यादा करप्ट रहेगा वही बैठ के टिक पाएगा, सब टिक भी नहीं पाएगा। जनपद पंचायत, हाँ जनपद पंचायत अंबिकापुर में। तो क्या किए वो, तो कई योजना आईएपी वगैरह के कई करोड़ रुपया उधर डकार गए। तो आत्मानंद, अभी तो सिर्फ आपके मुद्दा पर बात कर रहा हूँ, इसमें 1,32,00,000 का मुझे पता लगा। तो मैं पता जब किया तो ये पता चला कहा ये तो वो लोग खुद से अपने दिए भी, मैं तो दिया जिला पंचायत को, जिला पंचायत भी कुछ नहीं किया। वो दिया 1 सप्ताह में जांच होगा, लेकिन वो उनका भी वो डाल दिए कहीं पाताल लोक में नीचे अपने आदेश को, उनका आदेश का आज तक पालन नहीं हुआ। फिर हमने कलेक्टर महोदय को दिया। कलेक्टर महोदय यही विलास भोसकर संदीपान जी थे, इन्होंने 4 सदस्यीय जांच दल गठित किया। 3 दिन के मुझे जानकारी दी, 3 दिन के अंदर जांच करके दीजिए। जांच दल 3 दिन तो नहीं 30-40 दिन लगाए, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन जब जांच किए तो जांच में पूरा का पूरा मामला उजागर हो गया, परत दर परत सारा बात खुल गया। तो बोले सही बात है, देखिए जांच में सरपंच सचिव लोग बताए कि हम लोगों को निर्माण एजेंसी नाम मात्र के लिए बनाया गया था, और सीईओ साहब अपने चेम्बर में बुला के
हम लोगों से अच्छा, ये जनपद पंचायत के एक भ्रष्टाचार का मामला भी आप उठाए थे, वो ये वही वाला मामला हाँ है क्या? हाँ हाँ, वही है वही। मेरा सवाल भी है जी जी जी, वही वाला है जनपद पंचायत का भ्रष्टाचार था जी। तो ये क्या किए, उनसे बोले कि तुम इनके खाते में देखिए पैसा डालने से पहले आरटीजीएस कराए, कोई है अग्रवाल, हाँ। उसके नाम से, अभी नाम मैं भूल रहा हूँ, तो उसके खाते में डलवा दिए पैसा और तब इनके खाते में डालते थे, उसमें डालते थे। तो बोले हम लोग तो कुछ किए ही नहीं है, और पूरा का पूरा राशि मतलब कुल मिला जुला के कागजी खानापूर्ति करके पूरी राशि निकाल ली गई है। अब ये जब गया तो देखिए, सबसे पहले कलेक्टर महोदय को एफआईआर दर्ज कराना था। ये पैसा आम जनता की पैसा थी, पब्लिक मनी थी। लेकिन शासन प्रशासन अक्सर देखने को ये मिलता है कि अगर कोई 1 किलो चावल या 2 रोटी चुरा लिया तो उससे तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। गरीबों पे तो मतलब उसको पहले तो थाने पुलिस में ही, और पब्लिक उसको फैसला दे देती है, सजा सुना देती है। इसके बाद कोरम पूरा करने के लिए जेल में जाता है। 2 रोटी चुराया है तो 2 क्विंटल का अनाज का राशन उसको जेल में खा लेगा। इसके बाद सर्टिफिकेट लेके आ जाएगा कि चोर हूँ। लेकिन इतने बड़े बड़े जो महाचोर हैं, इनके लिए यहाँ जा रहा है, वो गया, अब वो जांच करेंगे। देखिए, इस मामले को मैं कोर्ट में लगाया। कोर्ट में जब गया मामला, तो कोर्ट में भी कोर्ट बोले एक बार थाना से मंगा लेता हूँ। मैंने थाना गया, थाना नहीं किया, एसपी साहब को पास गया, वहाँ से भी नहीं हुआ, तो हमने कोर्ट में गया। क्योंकि बीएनएसएस की धारा 175(3) में है कि जब इधर से नहीं हुआ है, आप कोर्ट जाएंगे तो तत्काल एफआईआर होगी। कोर्ट बोले कि अब हम एक बार थाना से मंगा लेते हैं। थाना से एक बार लिखे तो कुछ नहीं दिए, दोबारा लिखे तो थाना वाले लिख के देखिए किस तरह से आम आदमी के साथ क्या करते होंगे जो कोर्ट के साथ किया। वो लिख के ये दे दिए कोतवाली से कि श्रीमान केशवपुर मणिपुर थाना अंतर्गत आता है, अतः माननीय न्यायालय द्वारा वहाँ से मंगाया जाए। मेरा कहना है कि हमने जब शिकायत कहाँ किया, कोतवाली में, तो आप उस समय मेरे को कोतवाली भेज सकते थे। और जब कोतवाल वहाँ मणिपुर में कुछ गया ही नहीं, तो आप बोल रहे हैं, कोर्ट को भी बोल रहे हैं कि आप वहाँ से मंगा लीजिए। कोर्ट वहाँ से क्यों मंगाएगा? लेकिन चलिए, वो टाल मटोल गुमराह कर रहे हैं। हालांकि ये सब बहुत दिन तक नहीं चलता है। कोर्ट की कार्रवाई देखिए, न्यायिक कार्रवाई बहुत धीमे चलती है। लेकिन वो ऐसी चक्की है, न्याय की चक्की, बड़ा धीरे तो पिसती है, लेकिन जब पिसती है तो बड़ा महीन पिसती है। अभी देखिएगा, एक राकेश रंजन सिंह थे अंबिकापुर में, बहुत बड़े, मतलब उनका नाम तो सुनिएगा, किसी से भी पता कीजिएगा। कृषि विभाग में थे, सर्वेयर पद पर। 2007 की मामला थी, और उनके बड़े बड़े अधिकारी, वहाँ मंत्रालय तक उनका सेटिंग रहता था। बड़े बड़े अधिकारी, उनसे वरिष्ठ लोग जेल चले गए थे, लेकिन इनको आज तक पुलिस हाथ नहीं लगाई थी। कल उनको सजा हुआ, आप सुने होंगे कि नहीं सुने होंगे, 3 साल का सजा हुआ, कल जेल गए वो। वाह। नगर पालिका जो अंबिकापुर है, इसके खिलाफ अक्सर आप अलग अलग प्रकार के आवाज़ उठाते ही रहते हैं इनके खिलाफ में। जी जी। तो कुछ मुद्दे आपको संज्ञान में अभी याद आता होगा, इस पे कोई ठोस भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो, ऐसा कुछ आप बता पाए नगर निगम के बारे में, अंबिकापुर नगर निगम? अच्छा, भ्रष्टाचार का तो देखिए, या फिर कोई सबूत भी रहता है? नहीं, मैं बता रहा हूँ भ्रष्टाचार की बात, मैं ये बता रहा हूँ। मैं तो सबूत रहता है या फिर ऐसे ही आरोप लगा देते? नहीं, मेरे पास आज आप ये बात तो ऐसा बोल दिए, बाकी तो मैं लाया नहीं हूँ। ये चूंकि अभी रनिंग फाइल मेरा चल रहा है, तो इत्तेफाक से मेरे गाड़ी के डिक्की में था, मैं अभी लेके आया हूँ। ये वाला मेरे पास होगा, आपको दस्तावेज भी दे दूंगा। मैं हवाई कोई भी बात नहीं करता। और ये तो आकंठ नीचे से ऊपर तक नगर निगम जो है सिर्फ भ्रष्टाचार के, वो नगर पालिक निगम नहीं है, भ्रष्टाचार पालिक निगम है। पूरा भ्रष्टाचार पालिक हजम कर दे। अच्छा, निगम नहीं, हजम है। हजम है। खा करके 50,000 डकार भी नहीं लेते। डकार भी नहीं लेता। तो इनकी गाथाएं तो लगातार आप देख रहे होंगे। अभी भी ये एक देखे होंगे, जब कांग्रेस की सरकार थी, अभी 2 साल पहले देखे होंगे, निगम में भी कांग्रेस की ही थी, तो हुआ कि बाकी से अंबिकापुर में जल आपूर्ति बहुत खपत कम होती है, दिक्कत हो रहा है। तो अब हम घनघुट्टा में कर दिए 100 करोड़ या 200 करोड़ का, वहां से बोले कि अब किसी को पानी की किल्लत नहीं होगी। और अब दोनों के बाद, अब ट्रिपल इंजन सरकार के बाद, अभी 2 दिन पहले मैं देखा कि राम मंदिर के पास बीच सड़क में कोई बोरवेल खोदे। अब ये बताइए, सबसे बड़ी चीज अगर निगम के पास सबसे पहले बांकी जलाशय योजना का था, फिर घुनघुट्टा जलाशय योजना में उसमें 100-200 करोड़ आप लगा दिए। इसके बाद जल ग्रहण मिशन आया जिसका कोई हिसाब ही नहीं है।
फिर भी अगर कोई बीच सड़क में पानी के लिए तरस रहा है, खोद रहा है, कुआं खोद रहा है या नल खोद रहा है, तो निगम की नक्कारापन या निष्क्रियता के अलावा कुछ नहीं, या क्या पैसा हजम कर गए। इसीलिए मैं बोला कि ये हजम है, पूरा का पूरा ये हजम कर जा रहे हैं। सड़क बन रहा है उसमें भी देख रहे हैं हजम कर, जो भी काम स्वास्थ्य के नाम पर, ये लोग तो सरगुजा है। कैसा है नगर पालिका निगम, या यहाँ लोग देख के सोचते हैं कि बड़ा सीधा साधा आदिवासी क्षेत्र है, लेकिन ऐसे शातिर लोग यहाँ आ गए हैं, जो भी आए हैं अधिकारी कर्मचारी लोग, अवार्ड ले लाते हैं सीधे दिल्ली से। सोचिए, मतलब स्वच्छता में अवार्ड मिला है, चल के आप देखिए, मैं जिस गली में कहिएगा ऐसा दिखाऊंगा इनका। तो ये जुगाड़ तंत्र से ले आते हैं। एक बार आप देखे होंगे साक्षरता में भी अवार्ड लाए थे लोग, साक्षरता में अवार्ड लाए थे। पेड़ पौधा जिसमें भी देखते, पत्थर, सब में लिखा हुआ था साक्षर छत्तीसगढ़, साक्षर सरगुजा, साक्षर। और जब इनका कोई भी मास्टर रोल वगैरह निकाल लीजिए किसी ऑफिस का, तो सिर्फ हाथ का पैर का ठेपा अंगूठा का छाप मिलेगा। भैया पेड़ पौधा पढ़ लिए, तो ये ठेपा कौन लगा रहा है, तो बता दे भैया। तो चलिए, ये सब इनकी है। और अभी निगम की जो कहानी है, ये तो मैं बता दिया कि किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये आम नागरिकों के लिए बहुत बड़े शेर हैं। हाँ, पाते हैं, आप देखे होंगे कि अभी तक सैकड़ों किसी लोग झोपड़ी गिरा देंगे, ठेला उठा के ले जाएंगे, लगातार कार्रवाई बिना कोई आदेश, बिना कोई नियम के। लेकिन जो रसूखदार लोग हैं, माफिया लोग हैं, उनके आगे नतमस्तक हैं। देखने से ऐसा लगता है कि निगम प्रशासन आम नागरिकों के लिए सिर्फ उनकी गुलाम है, या उनके लिए ही काम कर रही है। सर, इसी में एक चीज जोड़ रहा था मैं। अक्सर हाँ इस शहर में देखता हूँ कि बीच बीच में निगम के जो उड़न दस्ता है, उनमें ना वो कर्तव्य निष्ठा का भूत समा जाता है। गाड़ी लेकर निकलते हैं, इसके बाद कोई ढलाई जिस दिन हो रहा हो किसी का घर, ये उसी दिन पहुंचते हैं ना। जिस दिन ढलाई, आप मशीन चालू करो, बस करने के कुछ समय बाद ये पहुंचते हैं। फिर वहां जाके पता नहीं क्या बातचीत होती है, फिर ढलाई हो भी जाता है। रोकते किसको है ये? बहुत एक पहला सवाल। दूसरा, और सर इसमें जोड़ रहा हूं मैं, बीच बीच में शहर के सौंदर्यीकरण के नाम पर जो गरीब ठेला वाले कभी स्कूल रोड में, कोई चौपाटी के बाहर एरिया में लगा देते हैं ठेला। पता नहीं एक दिन कहाँ से इनको जोश आ जाता है, उनको मार खेद करके भगा देते हैं, और फिर 10 दिन बाद, 5 दिन बाद वो फिर वही ठेला लगा रहता है। ठेला वाले से पूछो तो कहता है कि 10 रुपये की रसीद काटी जाती है। मुख्य सवाल इसमें ये चीज़ जोड़ा हूँ मैं सर, ये सारी चीज़ों का जवाब तो दीजिएगा ही, लेकिन एक चीज़ इसमें मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ, मुख्य ये सवाल है मेरा कि जब किसी से 10 रुपये की रसीद निगम काट रही है रोज, तब तो लीगल हुए कि नहीं? तो फिर उनको बीच में भगाया हो जाता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। अब सुनिए, मैं बताऊँ आपको, जो 10 रुपये की रसीद भी बता रहे हैं ना, इनकी ये बहुत बड़ी एक योजना है। मेरे पास कुछ रसीदें भी मिलेगी। अब ये आप बहुत बड़ा मामला लाए हैं, चूंकि ये था तो मैं कहा अभी तक लाया नहीं हूँ, कितना को लाऊं, देखिए मैं पड़ जाता हूँ अकेला। हाँ, इनके पास फर्जी, जैसे एक बार सुने होंगे कि रेलवे का टिकट बिक गया था, ओरिजिनल नहीं बिकता था, फर्जी बिकता था। निगम में फर्जी और रसीद है, और उसके बाद ये भी पूछते हैं कि क्या रसीद लेना है या नहीं लेना है। दूसरी चीज, अगर कोई जैसे बड़े बड़े हैं जिनका 50 रुपया करता है, उनको 50 का देता है, उनके अंदर वाला में 5 रहता है, वो $0 रहता है। बहुत बड़ी कलाकारी है इनका है। और जो कार्यवाही की आप बताए कि लगता है बहुत एक्टिव रहते हैं या बहुत फास्ट हैं, तो सिर्फ फास्ट नहीं है, ये गरीबों के लिए बड़े फास्ट हैं, लूटने के लिए फास्ट हैं। बाकी मैं तो बता रहा हूँ कि ये धृतराष्ट्र हैं। धृतराष्ट्र यानी अंधा जो नहीं बोलते हैं। मैं तो आपको एक दस्तावेज दूंगा, थोड़ा सा इस पर आप नज़र दौड़ा दीजिएगा, तो आपको दिख जाएगा कि ये नगर निगम का पूरा चाल चरित्र और चेहरा इसमें बेनकाब हो जाएगा। इसमें जो दस्तावेज है उस छांट करके मेरे को दीजिएगा उसको। जी, अभी मैं आपको बताऊंगा। इसको मैं शॉर्टकट अगर कहिए तो मैं बता दूँ। बिल्कुल शॉर्टकट में, अगर 2 लाइन में बता पाए इसको। अभी जैसे मैं पूरे मुद्दा के एक साथ लेके नहीं चल सकता है, यहाँ तो नहीं, लगातार है। अभी अगर देखे होंगे डॉक्टर भजगौली, हाँ, इसके बारे में मैं आपके बारे में सुना भी था कि उस पे आप लगा कर। जी। हाँ, वो तो जानना ही है। देखिए, मैं 2022 से शिकायत किया। शिकायत के बाद ये उनका अनुज्ञा पत्र मिला हुआ है। अनुज्ञा पत्र में इनको दिया हुआ है 163.95 वर्ग मीटर पर बनाने का, ये 295 वर्ग मीटर पर बना लिए हैं, और वही भर नहीं बना। इनका तो एक से कारनामे है। अच्छा, तो जब ये दिया बना, अब ये बताइए, सबसे बड़ी ये जो
अगर मैं व्याख्या करूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा जब तक नहीं समझाऊंगा तो समझ नहीं आएगा। थोड़ा शॉर्ट पसंद आएगा। ये देखिए, जो भी अनुज्ञा किसी को दिया जाता है, भवन अनुज्ञा है, 16 बिंदु में नियम व शर्तें हैं इसमें। अब ये नियम शर्त ये बोलता है कि जब हम नींव खोदेंगे तो आप बुलाइए निगम के आदमी को। निगम अब आखिर बैठा हुआ है ना, डोर लेवल होगा तो बुलाइए, प्लिंथ लेवल होगा तो बुलाइए, ढलाई करना होगा तो बुलाइए। तो आप जब लगातार आपके मॉनिटरिंग में होगी, आप शासन से प्रति माह जब पूरे पर करोड़ों रुपया मान लीजिए वेतन के लिए शासन खर्च कर रहा है आम जनता के लिए, तो ये आपका ड्यूटी बनता है कि आप देखिए। तो ये कागज की सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं, करते कुछ नहीं है। पैसा ले लिए, जाओ तुम अपना मन से। अच्छा, आपको लगता है कि माफ कीजिए बीच में इसमें सवाल यही रहेगा, बस हम एक सवाल इसमें जोड़ दे रहे हैं कि यहाँ का सबसे बड़ा रसूखदार और अधिकारी जो होते हैं वो होते हैं नगर निगम आयुक्त। तो इनका संलिप्तता क्या रहता है इन चीजों में, या फिर इनको पता ही नहीं रहता है? नहीं 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 नहीं, देखिए नहीं रहने की बात ही नहीं है। और इसमें मैं भी थोड़ा दो बात बताऊंगा। सबसे बड़ी चीज नगर निगम के आयुक्त जो हैं बहुत बड़ी हस्ती हो गए। भाई निगम के लिए, निगम प्रशासन का सबसे बड़ा प्रशासक वही है। जैसे जिला के लिए कलेक्टर हो गए, निगम के लिए वही है सबसे बड़ा अधिकारी है। उनके अंदर न जाने कई शाखा हैं, सब संचालित होती हैं। अब बहुत बड़ी मामला है, आप जब बताए तो वो भी मैं बता रहा हूँ कि इनको पता नहीं रहने की बात नहीं है। इतने बड़े पद पर जो बैठा हुआ है, ऐसा नहीं कि उसको जानकारी नहीं है। लेकिन मैं ये बता दूँ एक चीज़ और, कि ये लोग जो बैठे हैं ना, अब इतना बड़ा पद पर रहने के बाद भी अगर उसको कोई रबर स्टाम्प बना सकता है क्या, आप बताइए। लेकिन इनके जो माथत हैं, इनको रबर स्टाम्प बना लेते हैं। आप बैठे रहो, हो सकता है इनको ये नहीं मालूम होगा कि कितना पैसा मिलता है, इनको जो भी हिसाब मिलता होगा अपने हिसाब से पहुंचा देते हैं। अब उनको आप पूछिएगा कि चढ़ावा कैसे चढ़ता है। कोई भी शासकीय कर्मचारी होता है, उसके लिए नियम और कानून के अंतर्गत सबका फॉलो होता है, उसी के तहत नियुक्ति होता है, उसी के तहत काम करते हैं, उसी के तहत उनकी स्थानांतरण भी होती है। वो भी एक रोटेशन में लगा रहता है। अंबिकापुर में आप देखेंगे तो जो वही मैं एक बताया कि क्या होता है इनकी योग्यता, मेरिट जो होता है भ्रष्टाचार का, जो भ्रष्टाचार करने में महारत हासिल रखता हो, उसका स्थानांतरण नीति लागू नहीं होता। वो चुपचाप पड़े रहेगा, सत्ता चेंज हो जाएगा, सरकार चेंज हो जाएगा, लेकिन वो यथावत रहेगा, क्योंकि वो कलछुल या वो चम्मच है जो आएगा उसको खाने के काम आता है। इसलिए इनको टिका के रखा जाता है। हाँ, तो बोलते हैं ये अनुभवी है ना, ये पूरा कुछ करेगा। मतलब भ्रष्टाचार में भी अनुभव देखा हाँ, किसका ज्यादा है। वो अनुभव के आधार पर बैठते हैं। नहीं तो अच्छे वो तो छोटा को बता रहा हूँ, बड़े पोस्ट पर भी हैं, भ्रष्टाचार में अगर उनकी महारत हासिल नहीं है तो उनको बताइए, मंत्रालय में बोलते हैं यार पुराना फाइल देखो ना बैठ के, क्या जरूरत है, प्यून बना देते हैं। मतलब हाँ, बिल्कुल घोषित प्यून है वो। जी बिल्कुल सही बताया। तो ये सिस्टम पूरा करप्शन के भेंट चढ़ गया। अब इस मुद्दे पर थोड़ा सा इसको बता दूं, मैं लगातार इसके पीछे पड़ा रहा। उस समय के जो आयुक्त महोदय थे, उन्होंने उसे एक सूचना सुश्री प्रतिष्ठा ममगई जी, अच्छा। IAS अधिकारी थी, बिल्कुल फ्रेश। उनको लगा बात भी, तो नोटिस एक तो भेजते हैं उसको कि आपने अनुज्ञा के विपरीत निर्माण किया है। लेकिन देखिए कितना मैनेज करते हैं। जब आपका जांच पड़ताल हो गया तो पूरा लिखो ना है कि आपको इतना दिए थे, इतना पर किए। तो अनुज्ञा के विपरीत निर्माण किए हैं, आप इसमें 1 सप्ताह के अंदर हमको जवाब दीजिए, ऐसा दिए, वरना कार्रवाई किया जाएगा। वो 1 सप्ताह तो नहीं, 1 महीना। ये भजगावली हॉस्पिटल की बात। हाँ, भजगावली हॉस्पिटल 1 महीना में लिख के देता है कि हम अनुज्ञा के अनुरूप निर्माण किए हैं, हमने कोई गलत नहीं किया। जबकि ये जांच करा चुकी थी, तो दोबारा पुनः एक लेटर मैं गया, मैं तो लगातार लगा था। मैं बोला तो सरासर झूठा लिख के दिया मैडम। बोले कि हाँ मैं भी देखा हूँ। तो 13/4/2023 को उन्होंने फिर से लिखा कि आपके द्वारा दिया गया, देखिएगा फिर भाषा, दिया गया जवाब असत्य है, समाधान कारक नहीं होने से अमान्य किया जाता है, इसलिए आप वास्तविक स्थिति से अवगत कराइए 3 दिन के अंदर, वरना आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 307(3), जिसके अंदर तोड़ फोड़ की कार्रवाई की जाती है। तो वो नहीं दी जानकारी। लेकिन देखिए चढ़ावा का खेल वहीं से शुरू हुआ। चढ़ावा वहीं से, पहले तक तो उतना नहीं चल रहा था, फिर भरपूर चढ़ावा चढ़ा। 6 नगर पालिक अधिनियम 1956 की धारा 307 के तहत आपको आदेशित किया जाता है स्पष्ट
कि आप आदेश प्राप्ति के 15 दिवस के समय सीमा में स्वीकृति के अतिरिक्त किए गए निर्माण को हटाकर इस कार्यालय को सूचित करें। 15 दिवस के भीतर आपके द्वारा अतिरिक्त किए गए निर्माण नहीं हटाने की स्थिति में नगर पालिक निगम अंबिकापुर द्वारा 6 नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 307(3) के तहत भवन हटाने की कार्रवाई की जाएगी, जिस पर होने वाली व्यय भी आपसे वसूल किया जाएगा। हुआ क्या कार्रवाई? ये फाइनल हो गया? नहीं, आज तक नहीं हुआ। सुनिएगा भाई, ये कब का है? ये है 25/4/2023। उत्तरी 2023, अभी 26 आ गया। अब सोचिए, एक IAS फ्रेश IAS अधिकारी का आदेश है ये, कोई सोचिए क्या है, कितनी बड़ी, जो अभी आप पूछे कि कितना बहुत बड़े होते हैं, अब आप देखिए कि किस तरह से मैनेज हो जाता है, कितनी बड़ी बात है। सिस्टम, मतलब सिस्टम। अब ये तो हो गया ना, अब देखिए ये 25/4/2023 को हुआ, इसके बाद बहुत, अब जिस चीज को नहीं देखे तो हम ये नहीं बताएंगे अपने हाथ में मैंने देखा। वहाँ एक है आदमी भवन शाखा में जो चम्मच है, जिसको मैं बताया कलछुल, उसके तहत बहुत। अच्छा, इसमें भी बड़ा चम्मच, छोटा चम्मच, हाँ, प्रकार के लोग रहते हैं। है। अब वो चम्मच ऐसा है जो कमिश्नर को स्टैम्प पैड बना के रखा है, यहाँ से इतना मिलेगा, यहाँ से वो सब कुछ बताएगा। अच्छा, सूचना देने वाला भी वो है चम्मच जिसको आप बोल रहे हैं जी। अब वो देखिए, एक आवेदन देता है कब? 21/4/2023। आदेश कब हुआ? 25/4/2023। उसके 4 दिन पहले का एक है अनधिकृत विकास के नियमितीकरण हेतु आवेदन। एक अनधिकृत विकास का नियमितीकरण हेतु आया था अधिनियम। शासन की ये मंशा थी, आम गरीब लोग जैसे देहात की तरफ गांव नगर पालिक निगम में आ गए हैं, उनको मालूम नहीं है, जमीन भी है उनके पास, जानकारी के अभाव में अनुज्ञा नहीं लिए और बना लिए। तो कोई भी आदमी, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, आशियाना बनाने में। अगर वो बना लिया, उसे जानकारी नहीं है शास्त्रीय प्रक्रिया का, ये लेने का, तो घर मत तोड़ो। अनधिकृत विकास अधिनियम के तहत 8 गुना 10 गुना उससे राशि लेके उसका नियमित कर दो। अच्छा, उस कानून का सहारा ये लोग ले रहे हैं। अब उसको ले रहे कब का? 4 दिन पहले का। अच्छा, ये आदेश जारी जब हुआ कि तोड़ो, उसके 4 दिन पहले ये आवेदन दे दिए। और इस आवेदन में देखिएगा, आवेदन में जो डॉक्टर, जब भी आप जिस डॉक्टर के पास जाएंगे तो डेट के साथ साथ टाइम भी तो इनका सेटिंग रहता है, क्योंकि डॉक्टर भगवान है भैया। इसमें इनका आवेदन में कहीं दिनांक है नहीं, और तो कुछ लिखा ही नहीं है, ये दिनांक नहीं है। सोचिए, और जब आप एक दे दिए तो दोबारा फिर है, अरे भैया मैं आपको डॉक्टर मान रहा हूँ, क्या 2 बार ऑपरेशन करोगे हार्ट का? अब ये कब का है? उनका आवेदन नहीं है, प्राप्त कर या कहाँ निगम में वाले वो लिखते हैं कि 8/5/2023 के, मतलब फिर 25/4 को हुआ तो 5-6 हो और 8 13 दिन बाद फिर एक आवेदन पहले दिया था, दोबारा फिर क्यों दिया? आप 2 आवेदन क्यों ले लिए? अब इसमें भी दिनांक नहीं है, सोचिएगा। और मतलब एक IAS अधिकारी के आदेश को किस तरह से फेल करना है। और तो और अब थोड़ा सा, चूंकि आप लोग जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए, कभी आप लोग तो वो पत्रकार, वही पाताल लोग, आप तो आसमान की बात कीजिए। ये देख के आप बताइए, क्या है? एफिडेविट है, ये एफिडेविट है। ये जो है उप अभियंता सूचना के अधिकार में लिए हैं, वो आपको दे रहे हैं। एफिडेविट में क्या नोटरी का सिर मोहर होता है? वही तो देखने के लिए मैं पलट रहा हूँ, तो कहीं ना ये तो सिर्फ ये वो खरीदा गया स्टैम्प पेपर, न कोई डेट है, न कोई गवाह है, न दस्तखत है। और इस एफिडेविट के आधार पर नोटरी तो नहीं है ना, ये नोटरी नहीं, लीगल ही नहीं है। फिर इसको एक पटवारी नहीं ले सकता। हाँ। साधारण स्कूल, प्राथमिक स्कूल, हम निवास बनवाने जाएंगे बिना नोटरी का, प्राइवेट स्कूल में आपको नहीं लेंगे, शासकीय तो छोड़िए, प्राइवेट स्कूल में कोई नहीं लेगा। इसको निगम कार्यालय स्वीकार किया, ये बात ही प्रूव करता है कि आप बहुत मोटा माल लिए, पूरा सिस्टम मिल के खाया पिया है। ये तो आप स्वीकार किसे कर लिए? तो ये तो एक 50 रुपये स्टाम्प पेपर कोई भी खरीद लेगा। हाँ, और कुछ वो तो बैंक डेट का कहिए, अब 2022 का मैं दे दूंगा, अभी मिल जाएगा। अंबिकापुर में ऐसे धंधा करते हैं लोग, धंधा कर रहे हैं लोग। लेकिन जब तक नोटरियल नहीं होगा तो नहीं माना जाएगा। तो ये नोटरी ही नहीं है। अब इसको आधार बना के मेरे को गुमराह करते रहे कि चूंकि छत्तीसगढ़
में एक नियम आया है, अधिनियम आया अनधिकृत विकास के लिए, जिसके तहत उसका जब तक निराकरण नहीं होगा, निराकरण कहाँ से होगा? निराकरण के लिए देखिए, अगर गंभीर गहराई में जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है इसमें। मंत्रालय से आदेश जारी हुआ कि जो भी अनधिकृत विकास के लिए है, तो सबसे पहले आवेदन प्राप्त होगा, वो चला जाएगा ग्राम तथा नगर निवेश में, अधिकृत वही हैं, और वो फाइनल करेंगे पात्र अपात्र कौन सही है कौन नहीं है। इसके बाद जब फिर से आएगा तब वो नियमितीकरण समिति में रखाएगा। नियमितीकरण समिति में जिला कलेक्टर, एसपी और कमिश्नर और आपका नगर निवेश का सहायक संचालक, ये चारों रहेंगे, माने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, तब वो नियमितीकरण होगा। ये तो ऐसे भी बड़े लोग हैं, बीच शहर में इनका घर। सुनिए, अब ये चूंकि जो ग्राम तथा नगर निवेश है वो तो देखा कि तो फर्जी है। ग्राम तथा नगर निवेश इसे दिया ही नहीं, सुनिएगा बात। ग्राम तथा नगर निवेश दिया इन्हें नियमितीकरण वाला प्रकरण वो दिए मात्र 33 प्रकरण। अब निगम वाले जब पैसा खाए थे तो करें क्या, तो उसमें 33 के बाद हनुमान जी का पूंछ जोड़ दिए। समझे, हनुमान जी का जब बताए थे लंका में आग लगा रहे थे तो बांधते गए, तो फिर थोड़ा सा बढ़ा दे, फिर जाए तो फिर बढ़ा दे, फिर कपड़ा बांधते थे। तो ये लोग क्या किए, ग्राम तथा नगर निवेश दिया 33 प्रकरण जो पात्र थे, सुनवाई योग्य थे, मतलब जो सुनवाई के लायक जिसे रखा जा सकता है। और निगम वाले चूंकि पैसा खाए थे वो 33 के बाद 34वां में रख दिए। और 33 तक जो था वो 33वें प्रकरण में जैसे आपका आवेदन हो गया तो आवेदन क्रमांक, दिनांक सारा कुछ रखा हुआ था, लेकिन जब भजगौली का उसमें जोड़ा गया, न क्रमांक था न दिनांक था, कुछ नहीं था, ऐसे ही जोड़ दिए थे। तो इस पे विस्तार से हम लोग कभी और चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा पुलिंदा है आपका। अरे ये तो बहुत बड़ी बात। अब इस हाँ चलिए हाँ। लेकिन इसको मोटे मोटे तौर पे आप इस मुद्दे पर शॉर्टकट में भी और क्या है ये एक्चुअली हुआ क्या इसका? कुछ नहीं हुआ। अब देखिए नियमितीकरण अभी तो 3 साल होने जा रहा है ना, 3 साल हो गया। निर्माण करता एक एसडीएम साहब जांच किए, ये लोग तो आप अवैध निर्माण किए हैं अनुज्ञा के अतिरिक्त, इसलिए आप उसको हटा दीजिए। लेकिन जब जांच हुआ तो अनुविभागीय अधिकारी ने जांच करके क्या लिखे हैं इन्होंने, निर्माणकर्ता द्वारा शासकीय मार्ग पर गार्डिंग, रेलिंग एवं अन्य संरचना निर्मित कर दिया गया है। साथ ही नियमानुसार 3 ओर से प्रस्तावित मार्ग रेखा पर भवन निर्मित कर दिया गया है। नियमितीकरण अधिनियम के तहत मार्ग रेखा पर भवन निर्माण नियमितीकरण योग्य नहीं किया जा सकता, ये नियम में है। लेकिन आप देखिएगा जब आदेश, निगम की जो आदेश थी, आदेश में कहीं नहीं लिखा गया था कि आपने सड़क पर घर बनाया है। अनुज्ञा के विपरीत बनाया है, लेकिन कहाँ बनाया वो जमीन का भी बता देते ना। यहाँ फाइनल हुआ है। अब इस फाइनल के बाद बहुत शॉर्टकट में इसको निपटा दो, बहुत लंबा मामला है। तो ये जिला नियमितीकरण समिति जिसमें कलेक्टर महोदय अभी जो मैं बताया चारों लोग, इसमें देखिए फिर ये गया, ये किरण भजगौली का, ये भी वही बात लिखे कि 3 तरफ से सड़क जो है, सड़क पर आपका भवन निर्माण हो गया, इसलिए नियमितीकरण नहीं किया जा सकता, ये भी अमान्य कर दिए। इस अमान्य के बाद ग्राम तथा नगर निवेश तत्काल इन्हों पत्र लिखा, 1 महीना बाद लिखा है कि आपका प्रकरण अमान्य हो गया है, आप अपना ध्वस्त कीजिए। इसके बाद ये नहीं किए। अब देखिए जो वर्तमान के हमारे डीएन कश्यप साहब हैं, कमिश्नर साहब, इनका भी खेल शुरू होता है। अच्छा, अभी वाले जो है, अभी वाले अब फिर से वही खेल शुरू होता है जो पहला बार से चल रहा था, चढ़ावा का खेल। अच्छा, चढ़ावा लगता इधर भी आया है। तो ये आया 5/12/2025 को, मैं तो चूंकि लगातार लगा हूँ, 5/12/2025 को इन्होंने दिया। और इसमें हवाला वही दिए हैं कि इस 25/4/2023 का आदेश है जिसका आप पालन कीजिए, हैं, और अभी तक आपने पालन नहीं किया। अपने ही आदेश का, देखिए आयुक्त बदल जाते हैं, जज बदल, कोई भी बदल जाएगा, पद वही रहता है, उसका ही पालन नहीं करा पाए। और जब फिर इतना के बाद देते हैं तो देखिए कि जो डॉक्टर है, डॉक्टर दंपति फिर इन्हें जवाब देता है। उस जवाब में साफ लिखता है कि मेरे द्वारा अनुज्ञा के अनुरूप ही बनाया गया कोई भी अवैध निर्माण। कोई हिम्मत करेगा इतना? जो आदमी लगातार, अभी जो आप शपथ पत्र देखे थे, शपथ पत्र के पहले क्या दिया गया था, वो कि हमने अनुज्ञा के अनुरूप निर्माण किया है। और उसी आईएएस अधिकारी के पास फिर वो लिख करके क्या देती है शपथ पत्र, हमने जो भी निर्माण किया पूरी तरह अवैध है और उसका जो भी शास्ति होगा हम देने को तैयार हैं। अब सोचिए आप, इसके बाद अगर कोई रहता
तो तत्काल उसके ऊपर FIR करा था कि तुम इतने बड़े अधिकारी के समक्ष मजाक बना के रखे हो। इसमें देखिए शपथ पत्र थोड़ा सा पढ़ लीजिए एक बार। हमने जो भी निर्माण किया। भजगावली आयु 56 वर्ष श्रीमती राजेश भगवावली पुत्री नम न कला एतद द्वारा शपथ पूर्वक कथन करते हैं कि जो भी मेरे द्वारा निर्माण किया गया है वह पूर्णतः अवैध है और उसके नियमितीकरण हेतु जो भी शक्ति आरोपित किया जाएगा उस शक्ति को मैं विहित समय सीमा के भीतर जमा करने हेतु बाध्य हूँ। मतलब जो भी पैसा आप देंगे हम पर लगाएंगे हम दे देंगे। हाँ। और हमारा नियमितीकरण कर देंगे और हमारा पूरा अवैध है। और यही खुद स्वीकार किए हैं, खुद से स्वीकार किए। और वही जब शपथ पत्र फिर बोल रहे हैं कि नहीं मैं तो सब सही निर्माण की हूँ, गलत नहीं की हूँ। तो अभी के जो कश्यप साहब हैं इस पे इनका क्या रुख है? इनका रुख देखिएगा, ये 16 दिए और जब इस पर गलत जवाब दिए तो फिर ये क्या लिखते हैं, फिर ये लिखते हैं 16/12 को 16/12 को एक आवेदन देते हैं कि आपके द्वारा वही वाला कि आपके द्वारा उद्भवन पर इसके विपरीत किया जा रहा है, आपके द्वारा दिया गया जवाब असत्य है। और इसमें हाँ एक चीज हुआ, नया चीज कि पहले वाले में देखिए अस्पताल चला रहे हैं, सड़क पर है, ये सब नहीं बताए थे। लेकिन ये इन्होंने अभी में लिखा दोबारा में 16 में कि 16/12 को कि आपके द्वारा उक्त भवन पर 6 नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 301 के तहत भवन पर अधिवासित होने हेतु सक्षम अनुज्ञा प्राप्त किए बिना भवन पर अस्पताल संचालित किया जा रहा है, जो अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है एवं भवन का उपयोग भी अवैध एवं विधि विरुद्ध है। सोचिए, अतः ये कब का लेटर है? 16/12/2025। और इसी दिन इसलिए बोले कि आप गलत हमको जवाब भी दे रहे हो तो आपको 1 सप्ताह का इन्होंने दिया समय। 1 सप्ताह के अंदर जो भी अधिवासित लोग जो भी उसमें रह रहे हो आप लोग बाहर निकलो और अस्पताल को बंद करो। और उसी दिनांक को देखिए 16/12 को एक और आदेश इन्होंने लिखा अनुविभागीय अधिकारी को, कमिश्नर महोदय ने आगे लिखा है कि हमको पुलिस बल उपलब्ध कराया जाए। 24 तारीख को 24/12/2025 को हमको तोड़ फोड़ की कार्रवाई करनी है और भवन को सीलिंग करना है। ये देखिए ये इनका आदेश। तो तोड़ फोड़ हो गया। अब सुनिए, ये जब दोनों गया ना तो फिर गेम होता है। गेम देखिए करप्शन का बहुत बड़ा गेम होता है। ये दोनों जाने के बाद अब उसको हुआ कि अब तो नहीं मानेंगे, इतना से काम नहीं चलेगा, तो फिर कुछ चढ़ावा चढ़ा होगा तो अपने ही आदेश को फिर संशोधित कर दिए कश्यप जी। और ये 23 तारीख को लिखते हैं, 24 के एक दिन पहले, श्री राजेश कुमार राम भवन अधिकारी प्रदीप पैकरा, प्रियंका पटेल, ये सब उड़नदस्ता प्रभारी लोगों को कि जो हम तोड़ने की कार्रवाई हटाने की कार्रवाई की जगह पर अब सिर्फ अस्पताल को सील करना है। 24 तारीख को आप लोग जाकर के सील कीजिए। सीलिंग की कार्रवाई मतलब उसमें से हटा दीजिए, तोड़ने का बाद में किया। अच्छा, पहले डीएन कश्यप ने आदेश दिया कि तोड़ेंगे 24 को, फिर डीएन कश्यप जी को पता नहीं क्या हुआ, हाँ, कि वो सीलिंग का अपने ही आदेश का हटाओ, उसको सील करेंगे खाली। हाँ, इस बीच में क्या हुआ होगा? सुनिए, अभी तो इतना का छोड़िए। हाँ। अभी तो बहुत कुछ होगा, इसके आगे का सुनिए। अच्छा, अभी और डीएन कश्यप जी अभी और आगे देखिए। अच्छा, अभी तो ये कर दिए कि आप जाइए सीलिंग कर दीजिए। मैं कहा सीलिंग अभी 24 तारीख को देखिए, जिसका भी तोड़ा जाता है, आप भी इतने दिन से रह रहे हैं तो आप देखे होंगे कि जब किसी का भी भवन तोड़ना हो, ऐसे बाकी गरीब लोगों का तो तत्काल तोड़ देते हैं, लेकिन बाकी को जब तोड़ा जाता है तो शुक्रवार को आदेश जारी होता है, शनिवार को तोड़ दिया, सुबह में ही, भोर में ही। जैसे आप घटती घटना को देखे होंगे कैसे टूटा था, रायपुर से आ गया था बुलडोजर। है अब इसमें ये क्या करते हैं कि 24 तारीख को 1 बजे उनके कार्यालय से 2-4 लोग जाते हैं मस्त पान उन खा के, और उसके बाद राजेश भजगौली से मिलते हैं। मतलब जो किरण भजगौली, उससे मिले भी नहीं, और उसको वो बताया कि नहीं हम तो हाई कोर्ट में लगा दिए हैं। तो जब फिर खेल हुआ इन लोगों का 23 और 24 को, बहुत बड़ा खेल हुआ 23 की रात में। तो इसके बाद बोले कि ऐसा कीजिए कि अब हाई कोर्ट में 22 से इनका चल रहा था, हाई कोर्ट में लगा दीजिए, तो कम से कम हम लोग का एक ग्राउंड रहेगा ना कि हम लोग क्या बोलेंगे, जवाब देते नहीं बन रहा है। तो बोला कि हम हाई कोर्ट में फाइलिंग करवा दिए हैं। तो ये बताइए कि सिर्फ हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं, हम दिल्ली जा रहे हैं, कह देने से मान जाएगा क्या? यही अंबिकापुर है, यही निगम है, और कार्यालय को भी बताऊंगा। हाई कोर्ट से आदेश होने के बाद भी बोलते हैं कि अभी मैं नहीं पढ़ूंगा, पढ़ने का सब। इसके बाद आप ओरिजिनल निकाल के लाइए, मैं वो नहीं मानता हूँ।
और ये सिर्फ इसको तहसील न्यायालय से लेके किसी भी न्यायालय या उच्च न्यायालय से आज तक स्थगन आदेश नहीं मिला है, स्टे नहीं मिला है। लेकिन इसके बाद भी नगर पालिका निगम अपना ही आदेश का पालन नहीं करा पा रहा है। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा खेल इसमें हो रहा होगा, कितना बड़ा लेन देन हो रहा होगा। पूरा तो आज तक मतलब अभी टूटा नहीं, आज तक नहीं टूटा। और अब ये लास्ट है, थोड़ा सा और सुन लीजिए। 24 तारीख को पंचनामा बनाते हैं कौन? इनके भवन अधिकारी। मतलब ये कलेक्टर हो गए तो इनके भवन शाखा प्रभारी हो गए राजेश राम। जैसे कलेक्टर महोदय के नीचे है कौन? तहसीलदार साहब। तो कलेक्टर साहब कोई आदेश कर देंगे तो क्या तहसीलदार संशोधन करेंगे? उसमें कर सकते हैं नहीं, अधिकार तो कलेक्टर के आदेश के बाद उस दिन राजेश राम जी जो हैं भवन अधिकारी, ये किरण भजगौली के पति से एक समझौता पत्र लिखवाते हैं, पंचनामा बनाते हैं कि हम ये हाई कोर्ट में लगा दिए हैं और 1 सप्ताह का समय इन्हें दिया जाता है, 1 सप्ताह के अंदर ये तोड़ देंगे, हटा लेंगे। तो ये निर्णय भवन शाखा अधिकारी कैसे ले सकता है अपने कमिश्नर के खिलाफ, आयुक्त के खिलाफ? और फिर 2 दिन बाद 24 तारीख को फिर एक पत्र लिखता है, आयुक्त को सूचना लिखता है कि हम 1 सप्ताह का समय दे दिए हैं कि 1 सप्ताह में ये तोड़ देंगे। ये बोल रहे हैं कि हम तोड़ देंगे। और वो क्यों बोल रहे हैं? ये किरण भजगौली लिख के दे रही हैं, ये लिख के दे रही हैं आयुक्त महोदय को, कलेक्टर महोदय को भी दिए हैं। इसमें ये दिए हैं कि सनम्र निवेदन है कि अनजाने में भवन का निर्माण स्वीकृति मानचित्र के अतिरिक्त हो गया है, जिसे हम स्वयं से जल्द हटाने का कोशिश कर रहे हैं। कोशिश होता है, कोशिश। हाँ, कोशिश। एक तो देखे होंगे आप, फिल्म था कोई वेलकम, एवं उसमें जो किराए में था उसको मैं अभी बंद कर दिया हूँ। चलिए ठीक है, अब ये तो कोशिश कर लिए और हाई कोर्ट में भी गए हुए इनको हो गया। आज बताइए फरवरी हो गया, अब ये 26/12/2025 को मैं मान लिया कि राम साहब इनके जो हैं आयुक्त से भी सुपर बॉस थे, उन्होंने 1 सप्ताह का समय दिया था, तो भी हो गया। तो आज तक क्यों नहीं जुड़ा? तो उस अब इसको अगर देखिए, इसी बात पर जब गुस्सा लगता है, अगर वास्तविक बोले शब्द को बोलेंगे ना तो बहुत लोगों को खराब लग जाएगा। भाई ये बेशर्मी की पराकाष्ठा पार करना हुआ है। एक इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर ऐसा करे तो उसके बारे में क्या बोला जा सकता? तो सर ये अभी कुल मिला कर माना जाए कि पुराना जो आयुक्त थे वो, आज के आयुक्त थे वो, सारे मिलजुल करके एक छोटा सा हॉस्पिटल का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। ये बात तो सही है। देखिए हमारे अभी इसको मैं दूसरे शब्द में अगर बोलूं तो ये जो माफिया लोग हैं, पैसा वाले, रसूख वाले, हमारे लिए नगर निगम के आयुक्त या आम नागरिकों के लिए बहुत बड़े अधिकारी हैं, लेकिन माफिया लोगों के ये सिर्फ गुलाम हैं। ये उनके लिए शासन से पैसा जरूर लेते हैं लेकिन काम उनका करते हैं। तो उनके खिलाफ जाने की सोच भी नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। और उससे बहुत बड़ी बात मैं बताऊं, ये अपने ही आदेश पर मेरे जैसा आदमी, मैं लगातार इन्हों ये भी बताऊं कि मैं चुप नहीं लगाया हूँ, लगातार बता रहा हूँ कि आपने ऐसा किया। तो अपने आदेश के खिलाफ इनका एक और प्रूफ देखिए, ये लिखते हैं उच्च न्यायालय के अपने अधिवक्ता को, निगम का कोई अधिवक्ता होगा, तो इस अधिवक्ता को लिखते हैं कि हमको आप विधिक परामर्श दीजिए कि हमने ये आदेश किया था, वो हाई कोर्ट में गए हैं, ऐसी स्थिति में हम तोड़ पाएंगे कि नहीं। अरे इतना आप इस पद पर बैठे हो, इस्तीफा देखो, भागो ना यार, या कहीं जाके दलाली करो। मैं तो साफ बोलता हूँ, अगर तुम इतने बड़े पद पर बैठे हो, तुम्हें यह नहीं मालूम कि तुम अपना आदेश जो कि उसको पालन करने के लिए तुमको पूछना पड़ रहा है किसी से, तो किससे पूछ के आदेश किए थे यार, ये तो बता दो। ये तो स्पष्ट दिखता है, तो गुमराह करने की बात हुई ना, घुमाने की बात हो गई। और बाकी लोगों के लिए तो नहीं पूछने जाते हो, धड़ाधड़ उठा कर ले जाते हो। चूँकि समय का बाध्यता है हमारे पास, तो एक दिन और हम बैठेंगे जब बाकी के सवालों का जवाब आप देंगे। निगम से संबंधित सवालों अभी भी हमारे पास कई है, चूँकि समय का एक सीमा है। इसके बाद हम फिर एक दिन बैठेंगे, हम चाहेंगे कि एक दिन आप और समय दें। धन्यवाद सर आप लोगों तो ये थे साहब हमारे साथ, जो अभी रेगुलर अगले एपिसोड में ही बने रहेंगे, तो इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।